हेलो फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह और मैं आज आप लोगों को समझाने वाली हूँ कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पहला पाठ चंद्रग्रहण से लौटती बेर। हम पहले ये जान लेते हैं कि इस पाठ को हमारे कोर्स में क्यों शामिल किया गया है। इस इकाई का उद्देश्य प्रकृति के अनुपम सौंदर्य की सराहना करना और पर्यावरण के प्रति नई पीढ़ी को जागरूक करना है। वर्तमान में विकास के नाम पर जिस तरह से पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, उससे पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। यह हम सब के लिए चिंतनीय है। यदि इस पर समय रहते जन चेतना जागृत नहीं हुई तो हमें भयावह स्थिति का सामना करना पड़ेगा। समय पर वर्षा न होना, तापमान में वृद्धि, पर्यावरण असंतुलित होने के प्रमुख कारण हैं। प्राकृतिक उपादानों एवं जीव जंतुओं के प्रति उदार भाव रखते हुए हमें प्रकृति की ओर उन्मुख होने की आवश्यकता है, ताकि पर्यावरण के साथ साथ मानव जीवन सुरक्षित रह सके। अब हम देखते हैं इसका उद्देश्य। चंद्रग्रहण से लौटती बेर पाठ का शिक्षण उद्देश्य क्या है। इसका शिक्षण उद्देश्य पहला, बच्चों में पर्यावरण प्रकृति के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, बच्चों में पर्यावरण एवं प्रकृति के प्रति जागरूकता लाते हुए संरक्षण का भाव उत्पन्न करना। तीसरा, प्राकृतिक सौंदर्य के माध्यम से आमजन की भावनाओं एवं संवेदनाओं का वर्णन करना, ताकि बच्चे संवेदनशील बने। चौथा, प्राकृतिक सौंदर्य के माध्यम से प्रतीकात्मक रूप में सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार करना। अब चंद्रग्रहण से लौटती बेर के कवि केदारनाथ अग्रवाल का कवि परिचय जान लेते हैं कि केदारनाथ अग्रवाल कौन हैं। केदारनाथ अग्रवाल का प्रथम काव्य संग्रह युग की गंगा देश की आज़ादी के पहले मार्च 1947 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य के इतिहास में को समझने के लिए यह संग्रह एक बहुमूल्य दस्तावेज माना जाता है। अग्रवाल जी की कई कृतियों का अंग्रेजी, रूसी और जर्मन भाषा में अनुवाद हो चुका है। उनके नाम से स्थापित केदार शोधपीठ की ओर से हर साल एक साहित्यकार को केदार सम्मान से सम्मानित किया जाता है। उन्हें उनके साहित्यिक अवदान के लिए हिंदी संस्थान पुरस्कार, तुलसी पुरस्कार एवं मैथिली शरणगुप्त पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अब हम देखते हैं चंद्रग्रहण से लौटती बेर पाठ का सार क्या है, इसमें किसके बारे में बात की गई है। यह रचना प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि केदारनाथ अग्रवाल की रचना लौटती बेर में भारत की मिट्टी की सौंधी महक और प्रकृति का अनूठा चित्रण समाहित है। कविता में यात्रा के मध्य मार्ग में आने वाले हरे भरे खेतों की अनोखी आकर्षक सुंदरता और फसलों का मनमोहक प्रेममयी सौंदर्य झलकता है। कवि ने तालाबों में उड़ती हुई जल की लहरों और उसमें विहार करते पक्षियों के क्रंदन का सजीव चित्रण किया है। स्वच्छ आकाश में पक्षियों का स्वच्छंद विचरण और पक्षियों की चातुर्यपूर्ण कार्यप्रणाली, इन सभी प्राकृतिक दृश्यों की चित्रात्मक झांकी को कवि ने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। समस्त प्राकृतिक दृश्यों में मानवीकरण द्वारा ऐसी जान फूंक दी है कि बंजर धरती की कुरूपता में भी प्रकृति का अनुपम सौंदर्य झलकता है। चलिए अब शुरू करते हैं चंद्रग्रहण से लौटती बेर पाठ के कवि केदारनाथ अग्रवाल का जीवन परिचय से। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में सन 1911 में हुआ। पेशे से वकील केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील रहे। केदारनाथ का तत्कालीन साहित्यिक आंदोलनों से गहरा जुड़ाव रहा। ये प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। यहाँ पे 1 नंबर का हमारा प्रश्न बन सकता है, केदारनाथ अग्रवाल कौन से धारा के कवि माने जाते हैं। हमारा इसका उत्तर हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के कवि माने जाते हैं। जनसामान्य का संघर्ष
और प्रकृति सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख्य विषय रहा है। यहाँ पर भी हमारा 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है कि केदारनाथ अग्रवाल का मुख्य विषय क्या रहा है। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, केदारनाथ अग्रवाल का कविताओं का मुख्य विषय जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य इनकी कविताओं का मुख्य विषय रहा है। आगे देखते हैं, नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार तथा कहे केदार खरी खरी आदि इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। यहाँ पर भी हमारा प्रश्न बन सकता है, केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित रचनाओं के नाम लिखिए। तब हम उन रचनाओं में लिख सकते हैं, नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार, कहे केदार खरी खरी। प्रश्न को किसी और तरीके से पूछा जा सकता है कि युग की गंगा किनकी रचना है। तब हम इनका उत्तर लिख सकते हैं, युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। हमको बोर्ड पैटर्न से परीक्षा की तैयारी करना है, इसलिए हर तरीके से हमको प्रश्न को बनाने के लिए आना चाहिए। चलिए और आगे देखते हैं, केदारनाथ अग्रवाल से संबंधित बातें। इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर भी हमारा 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है कि केदारनाथ अग्रवाल को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हम उत्तर लिख सकेंगे, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। चलिए अब हम आ जाते हैं पद्यांश में। पद्यांश को एक एक करके पढ़ते जाते हैं और इसका अर्थ बनाते हैं। सबसे पहले पद्यांश को मैं ले लेती हूँ। सबसे पहले मैं पहला पद्यांश ले लेती हूँ। पहला पद्यांश, देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर, यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हथेली, देह की पतली, कमर की लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। यहाँ पर कवि कह रहा है, देख आया चंद्र गहना, देख आया चंद्र गहना। चंद्र गहना क्या है? चंद्र गहना एक गांव का नाम है। कवि जब चंद्र गहना नामक गांव से लौट कर आते हैं और जब खेत के मेड़ पर बैठ जाते हैं तो जो दृश्य दिखाई देता है उसका वर्णन करते हुए कवि यहाँ पर कहते हैं कि कवि कहता है कि मैं चंद्र गहना देख कर आया हूँ। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न बनता है कि चंद्र गहना क्या है? तो चंद्र गहना एक गांव का नाम है। देखता हूँ दृश्य अब मैं मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। खेत की मेड़ पर बैठकर अकेले में मैंने जो दृश्य देखा उसका वर्णन कर रहा हूँ। आगे कवि कहता है कि एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। और खेत में एक बालिश तनाब के चने के पौधे उगे हैं। ऐसा लगता है मानो उसके सिर पर गुलाबी फूल की पगड़ी सजी हुई दिख रही है। आगे कवि कहता है, पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली, देह की पतली, कमर की है लचीली। और पास में ही किसका पौधा उगा हुआ है? अलसी का पौधा उगा हुआ है, जो कि क्या है? हठीली है, जो है जिद्दी है। और देह की पतली, उसका शरीर कैसा है? पतला है। कमर की है लचीली, और उसका कमर कैसा है? लचीला है। और क्या कह रही है? नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। कह रही है कि उसके उन पर खिले नीले फूल ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो जो उसे छुएगा उस पर अपना हृदय न्यौछावर कर देगी। सरसों की ना पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी,
फाग गाता मास फागुन आ गया है आज, जैसे देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। अब यहाँ प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, इसका अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पर कवि लौटते समय खेतों में उगी सरसों और फागुन मास का वर्णन करते हुए कहता है कि खेत में सरसों की फसल तैयार हो गई है। फागुन मास के पूर्व ही सरसों के पीले फूल ऐसे प्रतीत होते हैं मानो वयस्क होने के कारण उसके हाथ पीले हो गए हैं और विवाह के लिए तैयार है। फाग गाता हुआ फागुन मास ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति का स्वयंवर हो रहा है। इससे प्रकृति का प्रेम रूपी आंचल हिल रहा है। इस निर्जन क्षेत्र की भूमि दूर के व्यापारिक नगर की अपेक्षा अधिक उपजाऊ है। केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, मानवीकरण का सुंदर उदाहरण। आगे देखते हैं कवि तीसरे पद्यांश में क्या कहता है। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही उसमें लहरिया, नीले तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरिया। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आँख को है चकमकाता, है कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल, ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। यहाँ पर कवि के द्वारा गांव के सुंदर तालाब का दृश्य का वर्णन किया गया है। गांव के तालाब, वनस्पति और उस पर बैठे पक्षियों का वर्णन कवि के द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। इसको कवि कहता है कि चंद्रगहना गांव की तलहटी में एक तालाब है। अधिकतर गांव के अंतिम छोर में जो है वो तालाब होता है, तो उसी का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि चंद्रगहना गांव की तलहटी में एक तालाब है। तालाब में उठने वाली लहरों के साथ उसमें उगी घास भी लहरा रही है और जल का स्वच्छ तल चांदी के खंभे के समान दिखाई दे रहा है। किनारे के पत्थर पानी पीते हुए प्रतीत हो रहे हैं। उसी जल में अपने पैर रखकर बगुला ध्यान लगाए खड़ा है, किंतु मछली की आहट पाते ही ध्यान भंग कर तुरंत उसे निगल जाता है। यहाँ पर कवि के द्वारा चांदी के खंभे की भांति देखना, किसको देखना? तालाब को देखना। उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है और मुक्तक छंद की रचना है। बहुत ही सुंदर रचना कवि के द्वारा जो है वो की गई है। आगे देखते हैं तीसरे पद्यांश में जो है वो कवि क्या कहता है। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन, टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर एक उजली चटुल मछली, चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में, और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है। इसमें कवि ने पोखर और उस पर उड़ते पक्षी और अंदर पाई जाने वाली मछली का बहुत ही सुंदर वर्णन कवि के द्वारा किया गया है। कवि कहता है कि एक काले सिर वाली चतुर चिड़िया सफ़ेद पंख फैलाकर झपट कर तालाब की मछली को पकड़कर दूर आकाश में उड़ जाती है। इसी तालाब के पास ऊंची नीची असमतल भूमि है जहाँ से रेल की पटरी गुजरती है, किंतु जब कवि वहाँ थे तब रेल के जाने का समय नहीं था। कवि के द्वारा प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। मुक्तक छंद की रचना है। मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं अगले पद्यांश में।
मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली है। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हुए हैं। अब कवि यहाँ पर प्रकृति का वर्णन करते हुए कहता है कि मैं यहाँ स्वच्छंद होकर घूम फिर रहा हूँ, मुझे जाना कहीं नहीं है। चित्रकूट के आसपास प्राकृतिक रूप से बनी ऊंची नीची पहाड़ियाँ फैली हैं, दूर दूर तक इनका विस्तार है। बंजर भूमि पर इधर उधर बबूल जैसे कांटेदार पौधे, जिनका कोई विशेष रूप नहीं होता, वे फैले हुए हैं। पहाड़ी भागों का बहुत ही सुंदर दृश्य कवि के द्वारा किया गया है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर, टेटे टेटे सुन पड़ता है वन स्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर, टिरटो टिरटो मन होता है उड़ जाऊं मैं, पैर फैलाए सारस के संग जहाँ जुगुल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूँ चुप्पे चुप्पे। यहाँ कवि इस कविता के माध्यम से वन प्रदेश एवं पक्षियों का वर्णन करते हुए कहता है कि कवि कहता है कि इसी बंजर भूमि पर उगे पेड़ों पर सुग्गे, सुग्गे का पर्यायवाची होता है तोता, तो तोते का टेटे टेटे का स्वर सुनाई देता है। यहाँ पर 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है, सुग्गे का स्वर कैसा होता है? तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, सुग्गे का स्वर टेटे टेटे होता है। इसका अर्थ देखते हैं। कवि कहता है कि इसी बंजर भूमि पर उगे पेड़ों पर तोते का टेटेट का स्वर सुनाई देता है, जिसमें मीठा मीठा रस टपकाता, मतलब जिसमें मिठास भरी हुई है। वनों में नीरवता को भंग करता सारस का टिरटो टिरटो का स्वर सुनाई देता है। यहाँ पर भी 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है, सारस का स्वर कैसा होता है? तो सारस का स्वर टिरटो टिरटो होता है। तो वनों में नीरवता को भंग करता सारस का टिरटो टिरटो का स्वर सुनाई देता है। कवि कहता है कि मेरा मन करता है, कवि कहता है कि मेरा मन करता है कि मैं भी इन सारस पक्षियों के साथ पंख फैलाकर उड़ जाऊं और हरे भरे खेत में जहां उनकी जोड़ी रहती है वहां जाकर चुपचाप उनकी प्रेम कहानी सुन लूं। केदारनाथ अग्रवाल द्वारा पक्षियों का बहुत ही सुंदर वर्णन, प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन, मुक्तक छंद की कविता, मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग, बहुत ही सुंदर कविता केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा रचित की गई है। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को पर्यायवाची और प्रश्नों के उत्तर को हल करवाऊंगी। और अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।